जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे औद्योगिक क्रांति और उसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों के बारे में। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप सभी अपने साथ एक कॉपी और पेन भी रख लें, जिससे जो भी ज़रूरी जानकारी आपको मिले उसे नोट करते चलें, जिससे आपको नोट्स वगैरह बनाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति 19वीं शताब्दी के सामाजिक चिंतन को प्रभावित करने में सबसे प्रमुख कारक रहा है और इस क्रांति को हम लोग रक्तविहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। रक्तविहीन क्रांति इसलिए कहते हैं हम इसको क्योंकि ये क्रांति बिना रक्त की एक बूंद बहाए ये क्रांति घटित हुई है। तो इस तरह से एक ऐसी क्रांति, जो क्रांति का मतलब अमूमन क्रांति का मतलब हिंसा से होता है, लेकिन ये जो औद्योगिक क्रांति है वो एक ऐसी क्रांति है जो इसमें हिंसा का कहीं नामो निशान नहीं है, इसलिए हम लोग इसको रक्तविहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और ये जो औद्योगिक क्रांति है वो वास्तव में इंग्लैंड में या यूरोप में 1760 से लेकर के 1840 के बीच में जो औद्योगिक उत्पादन, आवागमन के साधनों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, उन्हीं विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का जो मिला जुला स्वरूप है उसी को हम लोग औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। अगर बात हम लोग औद्योगिक क्रांति की करें तो औद्योगिक क्रांति शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो अर्नाल्ड टॉयनबी ने किया था। उन्होंने किताब लिखी थी 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन 18th सेंचुरी। तो ये 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति में उन्होंने औद्योगिक क्रांति के व्यापक पक्षों या उसके विभिन्न पक्षों पर और विश्व पर इसके पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करते हुए सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का उल्लेख उन्होंने किया था। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो शब्द है उसका जनक अर्नाल्ड टॉयनबी को कहा जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में, यानी औद्योगिक क्रांति क्या है, इसको जानने समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो 19वीं शताब्दी के जो सामाजिक चिंतन को प्रभावित करने में यूरोप की औद्योगिक क्रांति का एक बड़ा हाथ है, बड़ा योगदान है। औद्योगिक क्रांति को मुख्य रूप से इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी अभी जो औद्योगिक क्रांति का मतलब आप संपूर्ण यूरोप की क्रांति से इसका कोई मतलब नहीं है। औद्योगिक क्रांति को मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है और इस क्रांति के अंतर्गत उत्पादन या उद्योगों की संरचना में उस नए संयोजन, यानी हमारा औद्योगिक क्रांति से जो हमारा आशय है वो उद्योगों की संरचना के उस नए संयोजन से है जिसके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हो जाती है। यानी औद्योगिक क्रांति का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें जो हमारा औद्योगिक उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उस औद्योगिक उत्पादन अधिक होने से जो हमारा संपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जो ढांचा है उसमें उथल पुथल होने लगता है, उसमें बदलाव होने लगती है। तो इस दशा को हम औद्योगिक क्रांति से संबोधित करते हैं। औद्योगिक क्रांति को समझने के लिए यहाँ पर औद्योगिकरण क्रांति से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी अवधारणाएँ हैं, जैसे कि औद्योगिकरण, औद्योगिक विकास, उद्योगवाद या औद्योगिक क्रांति। इन शब्दों के अर्थ को समझना आवश्यक होगा क्योंकि इनके अर्थ को, इनके सही अर्थ को समझे बिना हम औद्योगिक क्रांति की अवधारणा को, उसकी कॉन्सेप्ट को हम नहीं समझ सकते। तो जैसे पहली बात मैंने बताई आपको औद्योगिकरण, यानी औद्योगिक क्रांति मूल रूप से इन 3-4 चीज़ों से जुड़ के बनी हुई है, जिसमें औद्योगिकरण है, औद्योगिक विकास है, उद्योगवाद है और फिर औद्योगिक क्रांति होती है, औद्योगिक क्रांति आती है। तो औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिकरण वास्तव में एक ऐसी दशा होती है जिसमें कृषि जो उत्पादन है, कृषि उत्पादन की जगह पे हम औद्योगिक उत्पादन शुरू करते हैं और उत्पादन की प्रक्रिया में छोटी मात्रा में या कम उत्पादन की जगह पे हम मशीनों के माध्यम से बड़े मात्रा में ज़्यादा उत्पादन करते हैं। तो यानी औद्योगिकरण एक ऐसी दशा है जिसमें कृषि उत्पादन छोटी मात्रा की उत्पादन की तुलना में औद्योगिक उत्पादन और भारी बड़ी मशीनों के द्वारा किया जाने लगता है। तो इस तरह से जब उद्योगों की संरचना में परिवर्तन होने लगता है
यानी परंपरागत उत्पादन के स्थान पर उत्पादन का काम जब हम बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा करने लगते हैं, आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा किया जाने लगता है, तब हम इसे औद्योगिक विकास की दशा कहते हैं। और उद्योगवाद एक ऐसी दशा होती है जिसमें औद्योगिक तथा आर्थिक संबंधों के आधार पर सामाजिक संरचना तथा संपूर्ण चिंतन प्रभावित होने लगता है। और जब मशीनों के द्वारा बड़ी मात्रा में किए जाने वाले उत्पादन के फलस्वरूप संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन उत्पन्न होने लगे, तो इसे हम औद्योगिक क्रांति कहेंगे। यानी औद्योगिक क्रांति मूल रूप में एक ऐसी दशा है, एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पादन किए जाने से हमारा जो संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचा है उसमें परिवर्तन होने लगता है, उसमें बदलाव आने लगता है, उसमें व्यापक परिवर्तन उत्पन्न होने लगता है। तो परिवर्तन जब बड़े पैमाने पर व्यापक रूप में उत्पन्न होने लगता है तो इस प्रक्रिया को हम औद्योगिक क्रांति के नाम से संबोधित करते हैं। अब हम लोग करते हैं तो जो ये 1760 से लेकर के 1840 के बीच में जो इंग्लैंड में जो क्रांति हुई, जिसको हम लोग औद्योगिक क्रांति से के नाम से जानते हैं, तो ये इंग्लैंड में जो क्रांति हुई, इस क्रांति होने के जो दशाएं क्या थी, यानी जो इंग्लैंड में जो क्रांति हुई उसकी सामाजिक आर्थिक दशाएं क्या थी जिसके फलस्वरूप ये क्रांति घटित हुई। तो मोटे तौर पर इंग्लैंड में होने वाली इस औद्योगिक क्रांति के कारणों को हम मोटे तौर पर 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें एक सामाजिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण, तीसरा है राजनीतिक कारण और चौथा है और अंतिम है वैज्ञानिक कारण। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस पर बात करते हैं। पहला जो कारण है वो है सामाजिक कारण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल वातावरण जो है वो 15वीं-16वीं शताब्दी से ही शुरू हो चुका था और इंग्लैंड में अनेक ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं घटी थी, जिनमें जैसे कि जो रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई, या फिर इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई या फिर जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई, तो इस कारण से इंग्लैंड की जो परंपरागत व्यापारिक संरचना थी उसमें परिवर्तन उत्पन्न होना शुरू हो गया। और इन दशाओं के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में के लोगों की आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ने लगी और इन बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में उत्पादन को प्रोत्साहन मिलना शुरू हुआ। लोग बड़ी मात्रा में प्रोत्साहन करने की बात करना शुरू किए। तो इन बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वाभाविक सी बात है कि देश में श्रम विभाजन को महत्व दिया गया, श्रम विभाजन को स्वीकार किया गया और धीरे धीरे ये जो उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो परिवर्तित होने से धीरे धीरे इंग्लैंड का जो संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचा था वो परिवर्तित होना शुरू हो गया या बदलना प्रारंभ हो गया। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण, यानी एक कारण तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो रॉयल सोसाइटी या बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसी कुछ संस्थाएं स्थापित की गई और इन संस्थाओं के स्थापित होने से इंग्लैंड की जो परंपरागत व्यापारिक संरचना थी उसमें परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है इंग्लैंड की में औद्योगिक क्रांति होने का, एक सामाजिक कारण है, वो ये है कि इंग्लैंड जो है वो परंपरागत रूप से वहाँ की जो सामाजिक संरचना है उसमें अब अधिक विभेदीकरण नहीं है। यानी लोगों में उनकी जो संस्कृति, भाषा, वेशभूषा और विश्वास या आदर्श या मूल्य को लेकर के काफ़ी कुछ समानताएं हैं, उसमें विभिन्नताएं नहीं हैं। तो इस विशेषता के कारण, यानी जहाँ जो इंग्लैंड की संस्कृति में जो सांस्कृतिक रूप से जो समानता थी, ये जो सांस्कृतिक समानता की जो स्थिति है वो इंग्लैंड के समाज में एक नवीन प्रकार की विचारधारा को उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हुई। कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरफ जहाँ दुनिया में दूसरे देशों में धर्म के आधार पर तमाम रूढ़ियों और परंपराओं को या संकीर्ण धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा था, वहीं पर इंग्लैंड में पुनर्जागरण के माध्यम से वहाँ के जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने
धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों को के प्रभावों को धीरे धीरे कम कर दिया था और लोग जो थे वो अपनी समस्याओं को का समाधान ढूंढने के लिए ईश्वर की अपेक्षा वैज्ञानिक खोजों को अधिक महत्व देने लगे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है की रूपरेखा तय होने लगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसका जो कारण था वो सामाजिक आधार जो था उसका वो धीरे धीरे 15वीं-16वीं शताब्दी से ही निश्चित होना शुरू हो गया था, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते क्रांति के रूप में जो है वो उत्पन्न हुआ। दूसरा जो कारण है वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब यह है कि परंपरागत रूप में इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी, लेकिन जब 17वीं शताब्दी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई तो इस बैंक के स्थापित होने से वैज्ञानिक खोजों के लिए और उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में कर्ज दिया जाने लगा, आर्थिक सहायता मदद दी जानी शुरू की गई। तो इससे इसका ये असर हुआ कि धीरे धीरे लोग जो इंग्लैंड के जो लोग थे वो उद्योगों के लिए अग्रसर होने लगे। वो धीरे धीरे अपनी परंपरागत जो अर्थव्यवस्था थी, कृषि पर आधारित थी, उस व्यवस्था को छोड़ करके धीरे धीरे वो उद्योगों की ओर या औद्योगिकरण की ओर अग्रसर होने लगे। और इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे जो इंग्लैंड है उसने बहुत सारे खनिजों, जल और ऊर्जा के नए नए स्रोतों को खोज लिया, उसका पता लगा लिया, जिससे कि इंग्लैंड की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो इंग्लैंड की कि इंग्लैंड के जो बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये हैं कि वहाँ के जो लोग थे वो बहुत अच्छे नाविक और व्यापारी रहे। तो इन नाविकों ने बहुत सारे जो विदेशी बाज़ारों से अपना संपर्क स्थापित किया अपने नाव के माध्यम से। तो ये जो विभिन्न देशों से इनका जो संपर्क हुआ, तो इन संपर्क से के कारण जो है वो इंग्लैंड की पूंजी को बढ़ाने में इन्होंने, इन नाविकों ने योगदान दिया। क्योंकि जब आप इंग्लैंड से बाहर किसी दूसरे देश या दुर्गम द्वीप या पहाड़ी पे आप जो है अपना उपनिवेश स्थापित करेंगे तो धीरे धीरे आपके जो माल हैं उनकी मांग निरंतर बढ़ती जाएगी और मांग बढ़ने से धीरे धीरे आपके यहाँ जो औद्योगिक विकास की जो प्रक्रिया है उसमें तेज़ी आएगी, उसमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो दो चीज़ें आर्थिक रूप से वहाँ पे आर्थिक कारणों में दो चीज़ें महत्वपूर्ण थी इंग्लैंड में। पहली ये कि इंग्लैंड में जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना होने से ऋण और ब्याज को प्रोत्साहन दिया जाना शुरू किया गया। और दूसरा जो है कि वो इंग्लैंड के जो लोग थे वो एक अच्छे नाविक और व्यापारी थे। तो इन दोनों दशाओं ने इंग्लैंड की आर्थिक संरचना में जो है वो औद्योगिक क्रांति को उत्पन्न करने में सहायता उत्पन्न की। तीसरा जो कारण है औद्योगिक क्रांति का वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में अगर हम बात करें तो अन्य देशों की तुलना में जो इंग्लैंड है वो वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता रही। यानी दूसरे यूरोप के जो और दूसरे देश हैं उनसे अगर आप इंग्लैंड की तुलना करेंगे तो उनके तुलना में इंग्लैंड में राजनीतिक अस्थिरता नहीं रही है। यानी जैसे फ्रांस हुआ या दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा, लेकिन जो इंग्लैंड है वो वहाँ पर राजनीतिक जो है वो अस्थायित्व रहा। यानी इंग्लैंड का जो आर्थिक विकास हुआ, जो औद्योगिक विकास हुआ, वहाँ का ये जो राजनीतिक अस्थायित्व है उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा की। यानी एक समाज वैज्ञानिक हैं वो बार्नेट ने लिखा है कि जो इंग्लैंड के जो सरकार की जो अस्थायित्व है, यानी वहाँ का जो राजनीतिक अस्थायित्व है वो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को उत्पन्न करने का एक प्रमुख कारण है। अगर आप देखें तो इंग्लैंड में हमेशा से वहाँ की जो सरकारें रही हैं, वहाँ का जो राजनीतिक व्यवस्था रही है, उस व्यवस्था ने हमेशा से ही औद्योगिक विकास को योजनाबद्ध ढंग से प्रोत्साहित करने का काम किया है, जिसके कारण से वहाँ पे औद्योगिक क्रांति जो है वो संभव हो पाई। दूसरी बात यह कि राजनीतिक रूप से जो इंग्लैंड था वो एक शक्तिशाली देश रहा है। यानी 19वीं शताब्दी तक जाते जाते दुनिया के बहुत सारे देशों में इंग्लैंड ने जो है वो अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। तो एक तरफ दुनिया के वो सारे देश थे जो मशीनों से, औद्योगिक उत्पादन से अपरिचित थे, और दूसरी तरफ जो इंग्लैंड था वो जो है वो अपनी औद्योगिक क्षमता में, अपनी मशीनों की क्षमता में विकास करके
वैज्ञानिक खोजों में वृद्धि करके वो दूसरे देशों से अलग हो चुका था, यानी उनसे आगे निकल चुका था। तो इस तरह से आप देखेंगे तो दुनिया के जो दूसरे देशों के ऊपर अपने मशीनों के द्वारा जो उत्पादन किया था इंग्लैंड ने, उन मशीनों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के माध्यम से धीरे धीरे एक औपनिवेशिक बाजार जो है इंग्लैंड को प्राप्त हो गया, और धीरे धीरे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति बढ़नी शुरू हो गई। क्योंकि जो जब आपको बाजार मिल जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आप वस्तुएं उत्पादित करेंगे उन वस्तुओं की बिक्री हो जाएगी, तो आपकी पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को उत्पन्न करने में एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है इंग्लैंड में वैज्ञानिक खोजों का होना। आप देखेंगे तो इंग्लैंड में बहुत सारे जो वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कार हुए हैं, और ये जो वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कार हुए हैं उन्होंने इंग्लैंड की जो परंपरागत जो सामाजिक आर्थिक संरचना थी उसको परिवर्तित करके रख दिया। अगर आप देखेंगे तो 18वीं शताब्दी में जो दुनिया के यूरोप के जो दूसरे देश थे उनकी तुलना में अगर आप जो वैज्ञानिक खोजों की बात करेंगे तो उनकी तुलना में इंग्लैंड में कहीं बहुत अधिक जो है वो वैज्ञानिक खोजें आविष्कार हुई। तो इन खोजों का, इन आविष्कारों का परिणाम ये हुआ कि इंग्लैंड जो है वो दूसरे देशों की तुलना में औद्योगिक रूप से सक्षम हो गया, औद्योगिक रूप से काफ़ी आगे हो गया। और दूसरी जो सबसे खास बात है इंग्लैंड की वो ये कि इंग्लैंड के इस औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में मध्यम वर्ग जो था वो अधिक सक्रिय था। तो जो मध्यम वर्ग था, तो मध्यम वर्ग चूँकि वो भी उत्पादन की प्रक्रिया में लगा हुआ होता है, तो मध्यम वर्ग जो था वो उत्पादन के प्रक्रिया में लगने के कारण दूसरे देशों की तुलना में जो औद्योगिक उत्पादन है, जो औद्योगिक विकास की जो गति है वो तेज़ हो गई। क्योंकि आप जानते हैं कि जब उच्च वर्ग के लोग औद्योगिक उत्पादन में लगेंगे तो उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं वो आराम पसंद होते हैं, वो मेहनत कम करते हैं, परिश्रम प्रेमी नहीं होते हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति होता है वो आराम कम पसंद करता है और अपनी मेहनत और परिश्रम पर अधिक विश्वास करता है, वो हमेशा आगे जाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इंग्लैंड में जो मध्यम वर्ग था वो उत्पादन की प्रक्रिया में सक्रिय योगदान दे रहा था। तो वहाँ पर जिस कारण से इंग्लैंड में औद्योगिक क्षेत्र में अधिक व्यवहारिक जो है वो व्यवहारिक परिवर्तन उत्पन्न हुए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति हुई, उस औद्योगिक क्रांति में वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है, उनके जो राजनीतिक व्यवस्था है, उनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी, उनकी जो वहाँ पे जो वैज्ञानिक खोजें हुई, इन सब का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके कारण से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति घटित हुई। अब हम लोग बात करेंगे औद्योगिक क्रांति के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों की। तो आप जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसने पूरी दुनिया में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किए। पूरी दुनिया में, यूरोप के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में सामाजिक सांस्कृतिक जो है वो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न संभव हुए। तो इस परिवर्तनों का जो देन है वो औद्योगिक क्रांति को ही माना जाता है। तो औद्योगिक क्रांति के जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव हैं वो मोटे तौर पर 4 हैं या 5 प्रभाव हैं आपके अध्ययन की सुविधा के लिए। एक है सामाजिक संरचना में परिवर्तन, दूसरा है आर्थिक विकास पर प्रभाव, तीसरा जो कारण है वो है वैचारिक परिवर्तन, और चौथा है राजनीतिक परिवर्तन, और अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। तो जैसा अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि जब किसी समाज में एक नई आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था आरंभ होती है तो वहाँ की सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंधों में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होने लगता है। यही बात इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति के ऊपर लागू होती है। तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने वहाँ के सामाजिक आर्थिक जीवन को बदलने का एक प्रयास किया, परिवर्तन जो है वो उत्पन्न किया। इसके अलावा इंग्लैंड में एक वैचारिक क्रांति को भी प्रोत्साहन मिला, यानी इस औद्योगिक क्रांति ने एक वैचारिक क्रांति को उत्पन्न करने में सहायता की, इसमें योगदान किया। और उस समय इंग्लैंड के जो तमाम जो बुद्धिजीवी थे, जिसमें J.S. मिल, रॉबर्ट ओवन या रिकार्डो, माल्थस, मेंडल, गार्टन, ये जो तमाम जो समाज वैज्ञानिक थे उस समकालीन इंग्लैंड के समाज के, तो इन समाजों ने इन विद्वानों ने इंग्लैंड के सामाजिक विचारधारा को एक नए शरीर से परिवर्तित करने का, एक नई विचारधारा को उत्पन्न किया, एक नई विचारधारा को जन्म दिया, जिसने औद्योगिक क्रांति को उत्पन्न करने में सहायता उत्पन्न करी।
तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो इंग्लैंड का जो परंपरागत जो सामाजिक ढांचा था वो परिवर्तित हो गया, यानी वहाँ की जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो समाप्त होकर के धीरे धीरे पूंजीवादी व्यवस्था विकसित होने लगी। और इसका असर ये हुआ, आर्थिक रूप से इसका असर ये हुआ कि लोगों का जीवन स्तर सुधरना शुरू हो गया, वहाँ पे उपभोक्तावादी संस्कृति जो है वो विकसित होने लगी और धीरे धीरे जो है वो औद्योगिकरण, नगरीकरण जैसी तमाम प्रक्रियाएं उत्पन्न हुई और उद्योगों की स्थापना होना शुरू हुई। और धीरे धीरे जो इंग्लैंड का जो समाज था वो दो भागों में, पूंजीपतियों और श्रमिक वर्गों में विभाजित होता चला गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इंग्लैंड की इस औद्योगिक क्रांति ने न केवल इंग्लैंड की सामाजिक संरचना में परिवर्तन किया बल्कि वहाँ की आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भी परिवर्तन उत्पन्न किया और वहाँ की जो परंपरागत सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें भी विभिन्न प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन उत्पन्न कर दिए। एक महत्वपूर्ण प्रभाव जो औद्योगिक क्रांति का है वो है औद्योगिक क्रांति के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का। औद्योगिक क्रांति के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की अवहेलना हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की इस क्रांति के प्रभाव से ही यूरोप या दुनिया के दूसरे देशों में नए नए आविष्कार और नए नए खोजों और आर्थिक विकास मॉडल जो है वो शुरू करना प्रारंभ किया। यानी जो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति है उसने दूसरे देशों में भी औद्योगिक क्रांति या कह लीजिए या आर्थिक विकास का जो इंग्लैंड मॉडल है वो प्रारंभ करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने धीरे धीरे पूरे दुनिया में पूंजीवादी व्यवस्था या कह लीजिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित जो सामाजिक व्यवस्था है उसको उत्पन्न किया और धीरे धीरे जो पूरा विश्व है वो औद्योगिकरण से धीरे धीरे वो पूरा विश्व जो है वो औद्योगिकरण की प्रक्रिया से प्रभावित होने लगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यद्यपि औद्योगिक क्रांति जो है वो विभिन्न प्रकार के नवीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों को उत्पन्न करती हैं, तो यहाँ ये भी आपको ये भी जानना जरूरी है कि औद्योगिक क्रांति से विभिन्न प्रकार के विकास तो हुए हैं, लेकिन समय के साथ अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं जिनका कि अनुमान पहले नहीं लगाया गया था। जैसे फैक्ट्री प्रणाली या मशीनों के द्वारा बड़े मात्रा में उत्पादन करने से उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन इस उत्पादन से जो हमारे हस्तकला और जो कुटीर उद्योग थे वो समाप्त हो गए। और जब मशीनों से काम लिया जाने लगा तो धीरे धीरे श्रमिकों की ज़रूरत कम होने लगी, यानी बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि समाज का जो परंपरागत जो सामाजिक राजनीतिक संतुलन था वो धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो गया और समाज धीरे धीरे एक नवीन जो सामाजिक राजनीतिक चेतना की ओर अग्रसर होना शुरू हो गया। तो इस तरह से आज की चर्चा में हम लोग औद्योगिक क्रांति के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। तो इस संपूर्ण विवेचन से ये स्पष्ट हो जाता है कि यूरोप में जो समाजशास्त्र का विकास हुआ, समाजशास्त्र का जन्म हुआ, वो इन्हीं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्तियों का परिणाम है। इन्हीं जो दशाएं हैं, इन्हीं सामाजिक आर्थिक दशाओं के परिणाम स्वरूप ही ये ऐसा माना जाने लगा, ऐसा समझा जाने लगा कि अब सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए एक नए विषय, एक नए शास्त्र की ज़रूरत है। और इन्हीं विचारों या इन्हीं दृष्टिकोणों के फलस्वरूप समाजशास्त्र के रूप में एक नए सामाजिक विज्ञान का जन्म हुआ, उसका प्रादुर्भाव हुआ। तो आगे के वीडियो में, आगे के अध्ययन में हम लोग समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त काम्ट के उस चिंतन का अध्ययन करेंगे जिनके फलस्वरूप समाजशास्त्र धीरे धीरे एक नए सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित हुआ। अंत में आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बीच में शेयर करें और बेल वाला, घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें।